हेलो गाइस, वेलकम टू एनसीईआरटी पिच। मेरा नाम है राज शर्मा और आज के वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। तो आज के वीडियो को हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम लोग कई सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे कि इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंपॉर्टेंस देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग का, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इंडस्ट्रीज़ का इंपॉर्टेंस क्या है हमारी इकोनॉमी में, इसके बारे में जानेंगे। इंडस्ट्रियल लोकेशन के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे इंडस्ट्रीज़ का, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं और कॉटन इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं। तो आज का वीडियो हम लोगों का कॉटन इंडस्ट्रीज़ तक रहेगा। वहीं दूसरे हम लोग वीडियो में जानेंगे जूट टेक्सटाइल के बारे में, शुगर इंडस्ट्रीज़ के बारे में, आईटी सेक्टर के बारे में और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में कि इसकी वजह से पोल्यूशन कौन कौन से देखने को मिलते हैं और इन पोल्यूशन को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इतने टॉपिक्स हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बात हो गई टॉपिक्स की। अगर आपको इस पीडीएफ का लिंक चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन क्या कहता है? तो इंट्रोडक्शन कहता है कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताया गया है इंट्रोडक्शन में कि मैन्युफैक्चरिंग आखिर होती क्या है। तो मैन्युफैक्चरिंग वो प्रोसेस होता है जब किसी रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके हम किसी नई चीज़ को बनाते हैं, लार्ज क्वांटिटी में बनाते हैं और उसको मोर वैल्यूबल कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल बना देते हैं उस रॉ मटेरियल को। इसी को हम लोग कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं ये सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं, मतलब फॉल करती हैं सेकेंडरी सेक्टर में, और इसकी वजह से जो हमारे देश का डेवलपमेंट है उसको देखा जाता है। किसी भी देश का अगर डेवलपमेंट देखना है तो उसके लिए वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कैसे डेवलप कर रही हैं इसको देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात हो गई इंट्रोडक्शन की। अब इंपॉर्टेंस क्यों है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का? इंपॉर्टेंस की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो होता है वो एज अ बैकबोन काम करता है किसी भी डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो जनरल वे में किया जा रहा हो या इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जा रहा हो। किसी भी डेवलपमेंट के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं। दूसरी बात, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने का काम करती हैं। इसके साथ साथ ही हमारी इकोनॉमी के लिए एज अ बैकबोन काम करती हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ ही लोगों को जो डिपेंडेंस है एग्रीकल्चर पे उसकी डिपेंडेंस कम करने का काम करती हैं, क्योंकि ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है ये लोगों को जॉब प्रोवाइड करने का काम करता है सेकेंडरी सेक्टर में और टर्सरी सेक्टर में। ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है ये इरेडिकेट करता है अनएम्प्लॉयमेंट और पुअर्टी जैसे फैक्टर्स को किसी देश के। ठीक है, किसी देश में अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, पुअर्टी ज़्यादा है तो उसको घटाने का काम कौन करता है? हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ उसको घटाने का काम करता है। इसके साथ साथ ही जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो हमारे एक्सपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जिसकी वजह से जो कंट्री की जीडीपी है वो बढ़ती है। बात करते हैं एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ एक दूसरे के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट होती हैं और इसके साथ साथ ही जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो एग्रीकल्चर को कई तरीके से बूस्ट पहुंचाने का काम करती हैं। जैसे कि वो जो एग्रीकल्चर है उसको कई सारे टूल्स प्रोवाइड करने का काम करती हैं, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड जैसे जो प्रोडक्ट हैं वो प्रोवाइड करने का काम करती हैं। और इसके साथ साथ ही जो एग्रीकल्चर होती है वो इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने का काम करती है, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो नई नई चीज़ों का निर्माण कर पाती हैं, जैसे कि इरीगेशन पम्प, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, प्लास्टिक एंड पीवीसी पाइप जैसे जो टूल्स हैं इसका निर्माण आगे चल के जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कर पाती हैं। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट सीधे सीधे हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनका हमारी इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन होता है। कंट्रीब्यूशन की बात करें तो हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनका जो कंट्रीब्यूशन है हमारी जीडीपी में इसके बाद भी काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू ईस्ट एशियन नेशन। अगर ईस्ट एशियन नेशन से हम लोग कंपेयर करें तो हमारी जो एग्रीकल्चर इकॉनमी है इसका कंट्रीब्यूशन हमारी जीडीपी में काफ़ी लो है। इसके कई सारे फैक्टर्स हैं और इन्हीं फैक्टर्स से डील करने के लिए हमारी सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ने एक बॉडी को इस्टेब्लिश किया, एक काउंसिल को इस्टेब्लिश किया जिसका नाम था नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, NMCC। तो इसके बारे में याद रखना इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये जो काउंसिल थी ये क्या काम करती थी? ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है इसको अप्रोप्रिएट तरीके से इम्प्लीमेंट कराने का काम इस काउंसिल के पास गया, जिसकी वजह से जो क्वालिटी थी उसको इम्प्रूव किया जा सके, एग्रीकल्चर में इम्प्रूव किया जा सके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एग्रीकल्चर के। तो इसका ये काम था। बात हो गई NMCC की। अब जानते हैं कि इंडस्ट्रियल लोकेशन कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होती है।
कि कहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगाई जाती हैं। तो कई सारे फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी किसी इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए। तो जैसे कि रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी कैसी है वहाँ पे, लेबर कैसे मिल रहे हैं, कैपिटल और मतलब लोगों के अंदर कैपिटल खर्च करने की पावर भी है कि नहीं है, और पावर ऑफ मार्केट देखा जाए कि वहाँ पे मार्केट कैसी है। ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी इंडस्ट्री के लोकेशन के लिए। आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट, जब किसी एरिया में एक इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होता है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट होती है, तो वहाँ पे अर्बनाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है, अर्बनाइजेशन फॉलो करता है उस इंडस्ट्रियल लोकेशन को। सिटीज़ प्रोवाइड मार्केट एंड ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज सच एज बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंसल्टेंट एंड फाइनेंस एडवाइजेज जैसी जो सर्विसेज होती हैं वो हमारी इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड करने का काम करती हैं कोई भी शहर। मैनी इंडस्ट्रीज टेंड टू कम टुगेदर टू मेक यूज़ ऑफ एडवांटेज एंड ऑफर बाय अर्बन सेंटर नोन एज एग्रोमेशन इकोनॉमीज। ठीक है, कई सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं इसका इस्तेमाल करके अपनी जो इकॉनमी है उसको बूस्ट करने का काम करती हैं और इसको नाम दिया जाता है एग्रोमेशन इकोनॉमीज। ठीक है, बात हो गई एग्रोमेशन इकोनॉमीज़ की। अब हम लोग जानते हैं क्लासिफिकेशन, इंडस्ट्रीज़ का क्लासिफिकेशन किस प्रकार किया जाता है। तो पहला फैक्टर आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के हिसाब से इंडस्ट्रीज़ का बंटवारा होता है, जैसे कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती हैं, जिसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाए, और वहीं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पे मिनरल्स का इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि स्टील और आयरन जैसी इंडस्ट्रीज़। अब दूसरा फैक्टर आता है अकॉर्डिंग टू देयर रोल, उनका रोल कैसा है हमारे डेवलपमेंट पे। तो हमारे जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ है उनका रोल काफ़ी ज़्यादा हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे, तो इनको इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ के क्राइटेरिया में रखा गया। दूसरा फैक्टर आ जाता है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ की जो चीज़ें हैं उनको फुलफ़िल करने का काम करती हैं, जो हमें डायरेक्ट चीज़ें प्रोवाइड करने का काम करती हैं, मतलब चीज़ें फैक्ट्रीज़ में बनी और डायरेक्ट मार्केट में आए और हमारे पास आ गए। ठीक है, जैसे कि शुगर और एडिबल ऑयल जैसे कुछ जो एग्जांपल हैं वो हमारे कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ के क्राइटेरिया में आते हैं। थर्ड फैक्टर आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल। कैपिटल के हिसाब से देखा जाए तो इंडस्ट्रीज़ को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ आ जाएंगी, दूसरी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ आ जाएंगी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो जिसमें कैपिटल 1 करोड़ मैक्सिमम हो, मतलब 1 करोड़ से कम हो तब भी चलेगा, या तो मैक्सिमम हो 1 करोड़, तो उसको हम लोग कहेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। वहीं बात करें लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की तो उसमें मिनिमम कैपिटल 1 करोड़ तो होना ही चाहिए, तो इसको हम लोग कहते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। बात हो गई स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की। अब बात करते हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको ओनरशिप के हिसाब से भी बांटा जाता है। जैसे कि पहले आ जाती पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़। तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिनको गवर्नमेंट एजेंसीज़ जैसी जो एजेंसीज़ होती हैं वो ओन करती हैं, जैसे कि भेल और सेल जैसी कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको गवर्नमेंट ओन करती है। बात करें प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ की तो बजाज जैसी जो कंपनीज़ हैं वो किसी इंडिविजुअल के द्वारा ओन की जाती हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़। बात हो गई प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की। अब बात करते हैं जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिनको गवर्नमेंट एज वेल एज इंडिविजुअल दोनों मिलकर रन करवाते हैं। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड इसका बेस्ट एग्जांपल है, जिसमें दोनों जो सेक्टर होते हैं दोनों मिलके एक इंडस्ट्री को रन करवाएंगे, उसको हम लोग कहेंगे जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। बात करते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़ की, तो जो प्रोड्यूसर होगा और जो सप्लायर होगा वो मिलके इस इंडस्ट्री को रन करवाते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़। बात करते हैं हैवी इंडस्ट्रीज़ की, तो हैवी इंडस्ट्रीज़ में आ जाती है हमारी आयरन और स्टील जैसी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो हमारी हैवी इंडस्ट्रीज़ में कंसिडर की जाती है। लाइट इंडस्ट्रीज़ जो कि लाइट मटेरियल बनाती हैं, जैसे कि हमारी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो हमारी लाइट इंडस्ट्रीज़ में कंसिडर की जाती हैं। बात हो गई हैवी इंडस्ट्रीज़, लाइट इंडस्ट्रीज़ की। अब बात करते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, जो हमारी पूरी तरीके से एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन, टेक्सटाइल, शुगर और एडिबल ऑयल जैसी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो पूरी तरीके से हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, तो इसको हम लोग कहते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ ने हमारी जीडीपी का 4% हिस्सा कवर करके रखा, और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने मतलब सेल्फ रिलायंस तरीके से पूरी तरीके से सेल्फ रिलायंस है, मतलब ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो पूरी तरीके से सेल्फ रिलायंस है और ये हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को बनाने का काम करती है।
और साथ साथ ही ये सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेक्टर भी है। इंडिया का जो सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेक्टर है तो वो हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। इसमें लगभग 35 लाख लोग काम करते हैं। आज के समय में 35 लाख लोग एक सेक्टर में काम करना बड़ी बात है, तो इसको हम लोग कहते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। कॉटन टेक्सटाइल की बात करें तो इंडिया प्रोड्यूसिंग कॉटन टेक्सटाइल्स इन एंशिएंट टाइम। हम लोग पुराने समय से कॉटन टेक्सटाइल को बनाते हुए आ रहे हैं। पहले हम लोग स्पिनिंग और हैंडलूम जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया करते थे। 18वीं सेंचुरी आते आते जो था पावर शिफ्ट हुआ, मतलब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उनका बंद होना शुरू हुआ और पहली जो सक्सेसफुल इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्रीज उभर के सामने आई जो इंडिया में, वो मुंबई में देखने को मिली 1854 में। पहली सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल हमें मुंबई जैसे इलाकों में देखने को मिली। इन द अर्ली ईयर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज कंसनट्रेटेड इन कॉटन ग्रोइंग बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। जो पहले समय में जो इंडस्ट्री देखने को मिली वो कंसनट्रेटेड तरीके से देखने को मिली, एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती थी। महाराष्ट्र और गुजरात जैसे जो बेल्ट थी वहाँ पे ये पहले इंडस्ट्रीज देखने को मिलती थी। पर आज के समय में ये सिनेरियो चेंज हो गया है। आज के समय में हमें पूरे इंडिया में ये इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलती हैं। बात करें अब ये कंसनट्रेटेड क्यों थी, तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल वहाँ पे ज़्यादा था इसलिए कंसनट्रेट थी। मार्केट वहाँ पे अच्छा था इसका, और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वहाँ पे अच्छा था क्योंकि ये जो शहर थे ये पोर्ट्स के किनारे बसे हुए थे, इसलिए ये लोग कंसनट्रेटेड थे। लेबर वहाँ पे अच्छे थे और मॉइस्ट क्लाइमेट था, मतलब फेवरेबल क्लाइमेट था कॉटन को उगाने के लिए। तो इसलिए ये जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पहले खुलती थी तो ये कंसनट्रेटेड इसीलिए रहती थी। बात हो गई कॉटन इंडस्ट्री की। अब इंडिया की शेयर की बात करें तो इंडिया ने वर्ल्ड ट्रेड में कॉटन का 1/4 हिस्सा कवर करके रखा है। कच्चे जो माल का कॉटन का हिस्सा है वो 1/4 हिस्सा इंडिया ने कवर करके रखा है। वहीं बात करें गारमेंट्स की, मतलब कपड़ा बना के बेचने की, 4% हिस्सा कवर करके रखा है टोटल वॉल्यूम का। ठीक है, बात हो गई कॉटन टेक्सटाइल की। अब बात करते हैं कि कॉटन टेक्सटाइल में आज के समय में कौन सी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। पहली प्रॉब्लम है जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में वो अच्छी नहीं है, तो इस वजह से हमें जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी लो तरीके के देखने को मिलता है। जो हम लोग मशीनरीज यूज़ कर रहे हैं आज के समय में हमारी इंडस्ट्रीज़ में वो आउटडेटेड हो गई हैं। लो आउटपुट ऑफ लेबर, जितना लेबर काम करते हैं उस हिसाब से पैसा नहीं मिलता, इसलिए लो आउटपुट देखने को मिलता है। और टफ कॉम्पिटिशन हो गया है फाइबर, सिंथेटिक फाइबर की वजह से। ठीक है, आर्टिफिशियल जो फाइबर है उसकी वजह से जो कॉटन इंडस्ट्री है उसमें टफ कंपटीशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो सिंथेटिक फाइबर है एज़ कम्पेयर टू कॉटन चीप रेट में मिल जाता, ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, तो लोग उसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। बात हो गई कॉटन टेक्सटाइल की, तो आज का वीडियो हम लोग का यहाँ तक था। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जूट टेक्सटाइल से और बात करेंगे कि कैसे हम लोग जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोग का टॉपिक दूसरे वीडियो में रहने वाला है। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।